पहला प्रश्न है हड़प्पाई लोग किसकी पूजा करते थे। प्रश्न कह रहा है हड़प्पाई लोग किसकी पूजा करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवी देवता, पशु और पेड़ पौधे, ये तीनों की पूजा करते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हड़प्पाई लोग किस प्रकार से जानवरों का पूजन करते थे। प्रश्न है हड़प्पाई लोग किस प्रकार से जानवरों का पूजन करते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राणियों के मूर्तियों का निर्माण, प्राणियों के मूर्तियों का निर्माण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नगरीकरण के लिए क्या आवश्यकताएं होती थी हड़प्पा सभ्यता में। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता में नगरीकरण के लिए क्या आवश्यकताएं होती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आवासन और सड़कें, नाली व्यवस्था और जल प्रबंधन, वाणिज्य और ज्ञान का प्रसार। तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति का पता कब चला। प्रश्न कह रहा है हड़प्पा संस्कृति का पता कब चला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19वीं सदी में। 19वां सदी में हड़प्पा संस्कृति का पता चला था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख नगरीय सुविधा क्या थी। प्रश्न कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख नगरीय सुविधा क्या थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकसित जल प्रबंध, विशाल अन्नागार, व्यवस्थित सड़कों का नेटवर्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये तीनों हो जाएगा विकसित जल प्रबंध, विशाल अन्नागार, व्यवस्थित सड़कों का नेटवर्क। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वैदिक साहित्य को कितने वर्गों में बांटा गया। प्रश्न कह रहा है वैदिक साहित्य को कितने वर्गों में बांटा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 वर्गों में बांटा गया था। वैदिक साहित्य को 3 वर्गों में बांटा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ऋग वैदिक युग का समय क्या है। ऋग वैदिक युग का समय यानी कि ऋग वैदिक किस ईस्वी से किस पूर्व से कहाँ तक चला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला था। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वैदिक साहित्य के तहत कौन सा वेद आता है। वैदिक साहित्य के तहत कौन सा वेद आता है। तो ऋग्वेद आता है। वैदिक साहित्य के तहत ऋग्वेद आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या कितनी है। ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या कितनी है। ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 9 है। ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 9 है। अगला प्रश्न है प्रारंभिक उपनिषदों की संख्या कितनी है। प्रारंभिक उपनिषदों की संख्या 13 है। प्रारंभिक उपनिषदों की संख्या 13 है। अगला प्रश्न है अर्ण्यक ग्रंथों की संख्या कितनी है। अर्ण्यक ग्रंथों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। अर्ण्यक ग्रंथों की संख्या 6 है। अर्ण्यक ग्रंथों की संख्या 6 है। अगला प्रश्न है कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है। उपनिषदों की संख्या 108 है। कुल उपनिषदों की संख्या 108 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वैदिक युग को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया। वैदिक युग को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया। तो इसे दो कालखंडों में विभाजित किया गया। 2 कालखंडों में विभाजित किया गया। 2 कालखंडों में वैदिक युग को 2 कालखंडों में विभाजित किया गया। अगला प्रश्न है वेदों को किस नाम से भी जाना जाता है। वेदों को किस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रुति। श्रुति को अन्य नाम से, वेदों को अन्य नाम से श्रुति भी कहते हैं। वेदों को श्रुति भी कहते हैं। अगला प्रश्न है वेदों की भाषा को क्या कहा जाता है। वेदों की भाषा को वैदिक संस्कृत कहा जाता है। वैदिक संस्कृत कहा जाता है। अगला प्रश्न है आर्य शब्द का क्या अर्थ है। आर्य शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्य शब्द का अर्थ है ऋषि। आर्य शब्द का अर्थ है ऋषि। अगला प्रश्न है आर्यों की विशेषताओं में कौन नहीं शामिल है। आर्यों की विशेषताओं में कौन नहीं शामिल है। तो देवताओं में श्रद्धा रखना आर्यों की विशेषताओं में शामिल नहीं है। देवताओं में श्रद्धा रखना आर्यों की विशेषताओं में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है वेदों के विरोधियों में मुख्य रूप से कौन थे। तो इसका आंसर होगा देवता और यज्ञ। अगला प्रश्न है वेदों का संकलन किस प्रकार से हुआ था। वेदों का संकलन किस प्रकार से हुआ था। तो श्रवण से हुआ था। अगला प्रश्न है किस भाषा का पढ़ना वैदिक संस्कृत से भिन्न था। किस भाषा को पढ़ना वैदिक संस्कृत से भिन्न था। इसका आंसर होगा प्राकृत संस्कृत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आर्यों का निवास स्थान कहाँ था। आर्यों का निवास स्थान कहाँ था। तो हो जाएगा पश्चिमोत्तर भारत में आर्यों का निवास स्थान था। आर्यों का भारत आगमन किस युग में हुआ था। आर्यों का भारत आगमन वैदिक युग में हुआ था। आर्यों का भारत आगमन वैदिक युग में हुआ था। अगला प्रश्न है धूर्त मृतभांड किस युग की वस्तु है। धूर्त मृतभांड किस युग की वस्तु है। तो ये वैदिक युग की वस्तु है। धूर्त मृतभांड ये वैदिक युग की वस्तु है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सप्त सिंहव का उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है। सप्त सिंहव का उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से। सप्त सिंहव का उल्लेख ऋग्वेद से मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आर्यों की बसावट का प्रमुख स्थान कहाँ था। आर्यों की बसावट का प्रमुख स्थान कहाँ था। तो ये पंजाब था। आर्यों की बसावट का प्रमुख स्थान पंजाब था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक युग में आर्य
कहाँ तक बस गए थे? उत्तर वैदिक युग में आर्य कहाँ तक बस गए थे? तो ये बस गए थे गंगा यमुना दोआब क्षेत्र तक। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र तक। प्रश्न कह रहा है उत्तर वैदिक युग में आर्य कहाँ तक बस गए थे? तो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र तक। अगला प्रश्न है शतपथ ब्राह्मण में आर्यों के किस स्थान तक बसने का उल्लेख है? शतपथ ब्राह्मण में आर्यों के किस स्थान तक बसने का उल्लेख है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी गंडक नदी। गंडक नदी तक बसने का उल्लेख है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सप्त सैंधव क्षेत्र में कौन कौन सी नदियां शामिल हैं? सप्त सैंधव क्षेत्र में कौन कौन सी नदियां शामिल हैं? इसमें शामिल है सतलज, ब्यास, झेलम। सतलज, ब्यास, झेलम ये तीनों नदियां शामिल हैं सप्तधैव क्षेत्र में। अगला प्रश्न है सप्तधैव क्षेत्र किस नदियों के बीच का क्षेत्र है? कह रहा है सप्तधैव क्षेत्र किस नदियों के बीच का क्षेत्र है? तो यह है सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों के बीच का क्षेत्र है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ऋग वैदिक काल में कौन सी आर्थिक व्यवस्था प्रमुख थी? ऋग वैदिक काल में कौन सी आर्थिक व्यवस्था प्रमुख थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुपालन। पशुपालन ऋग वैदिक काल में आर्थिक व्यवस्था प्रमुख थी। अगला प्रश्न है ऋग वैदिक काल के लोग किस धार्मिक मान्यता से जुड़े थे? प्रश्न कह रहा है ऋग वैदिक काल के लोग किस धार्मिक मान्यता से जुड़े थे? तो ये पशुपालन से जुड़े थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ऋग वैदिक काल में कौन सी नदियाँ महत्वपूर्ण थी? ऋग वैदिक काल में कौन सी नदियाँ महत्वपूर्ण थी? ये सप्त सैंधव क्षेत्र की नदियाँ, सप्त सैंधव क्षेत्र की नदियाँ महत्वपूर्ण थी ऋग वैदिक काल में। अगला प्रश्न है ऋग वेद से हमें पता चलता है कि जिनके पास अधिक गाय थी उसका महत्व क्या था? उसका महत्व क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा वह धनी माने जाते थे। वह धनी जिसके पास अधिक गाय देखा जाता था, मतलब जिसके पास अधिक ज़्यादा गाय थे वो धनी माने जाते थे, अमीर लोग माने जाते थे। अगला प्रश्न है ऋग वैदिक काल में युद्ध का मुख्य कारण क्या था? प्रश्न कह रहा है ऋग वैदिक काल में युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो गायों की प्राप्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ऋग वैदिक काल में राजा का चुनाव किसके लिए किया जाता था? प्रश्न कह रहा है ऋग वैदिक काल में राजा का चुनाव किसके लिए किया जाता था? तो ये कहा जाता सरदार के लिए किया जाता था, सरदार के लिए। अगला प्रश्न है समिति और सभा के सदस्यों में कौन शामिल हो सकते थे? प्रश्न कह रहा है समिति और सभा के सदस्यों में कौन शामिल हो सकता था? तो इसमें सभी लोग शामिल हो सकते थे। अगला प्रश्न कह रहा है ऋग वैदिक काल में विष का स्थान किसने लिया? प्रश्न कह रहा है ऋग वैदिक काल में विष का स्थान किसने लिया? ये सभा ने लिया। विष का स्थान सभा ने लिया। समिति की बैठक में किसका चयन अनिवार्य था? प्रश्न कह रहा है समिति की बैठक में किसका चयन अनिवार्य था? तो इसका आंसर होगा राजा का चयन अनिवार्य था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है ऋग वैदिक काल में कृषि के लिए एक स्थान पर कितने महीने तक रहना अनिवार्य था? ऋग वैदिक काल में कृषि के लिए एक स्थान पर कितने महीने तक रहना अनिवार्य था? तो 4 महीने तक रहना अनिवार्य था। ऋग वैदिक काल में कृषि के लिए 4 महीने तक रहना अनिवार्य था। अगला प्रश्न ऋग वेद में प्राकृतिक शक्तियों के जुड़े देवी देवताओं की पूजा किस उद्देश्य से की जाती थी? प्रश्न कह रहा है ऋग वेद में प्राकृतिक शक्तियों से जुड़े देवी देवताओं की पूजा किस उद्देश्य से की जाती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धन, संतान और युद्ध से विजय के लिए। धन, संतान और युद्ध के विजय के लिए इसका ऑप्शन नहीं था तो इसलिए हम लिख दे रहे हैं युद्ध में विजय के लिए। ठीक है। प्रश्न कह रहा है ऋग वेद में प्राकृतिक शक्तियों के जुड़े देवी देवताओं की पूजा किस उद्देश्य से की जाती थी? तो धन, संतान एवं युद्ध में विजय के लिए की जाती थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पशुपालन में किसकी प्रमुख भूमिका होती थी? पशुपालन में किसकी प्रमुख भूमिका होती थी? तो होती थी गाय और बकरी की। गाय और बकरी की पशुपालन में प्रमुख भूमिका होती थी। अगला प्रश्न है सोम का महत्व किस रूप में किया जाता था? प्रश्न कह रहा है सोम का महत्व किस रूप में किया जाता था? या एक पौधा और एक पेड़ के रूप में किया जाता था। अगला प्रश्न है शिल्पकला का किस मुख्य घटक में उपयोग होता था? प्रश्न कह रहा है शिल्पकला का किस मुख्य घटक में उपयोग होता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा युद्ध कला में शिल्पकला का मुख्य उपयोग होता था। अगला प्रश्न है ऋग वेद काल में सामाजिक वर्गों का विभाजन किस आधार पर थी? प्रश्न कह रहा है ऋग वेद काल में सामाजिक वर्गों का विभाजन किस आधार पर था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के रूप में। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के वर्ग के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या थी? प्रश्न कह रहा है उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में किस धातु के अस्त्र शस्त्र मिलने लगे? उत्तर वैदिक काल में किस धातु के अस्त्र शस्त्र मिलने लगे? तो यहाँ लोहे के अस्त्र शस्त्र मिलने लगे उत्तर वैदिक काल में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार के बर्तन मिलने लगे? प्रश्न कह रहा है उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार के बर्तन मिलने लगे हैं? तो यहाँ मिलने लगे चित्रित धूसर पात्र, चित्रित धूसर पात्र मिलने लगे। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के लोग किस प्रकार का अस्थायी हुए थे? उत्तर वैदिक काल के लोग किस प्रकार अस्थायी हुए? प्रश्न कह रहा है उत्तर वैदिक काल के लोग किस प्रकार अस्थायी हुए? तो ग्रामों का निर्माण करके अस्थायी हुए, ग्रामों का निर्माण करके।